जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और साइंस के सेट हम बात करेंगे सेट नंबर 7। साइंस का सेट नंबर 7, इससे पहले हमने सेट 6 सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप चेक कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल को लेकर साइंस, मैथ, खोटा, रीजनिंग, ये सभी झारखंड जीके, ये सभी का वीडियो जो है इसमें डाला जा रहा है, और जल्द ही कंप्यूटर का भी इसमें वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। आगे चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आज का ये पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है वो है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये सवाल जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल भी कई बार आपको देखने को मिलता है कि दोपहर के 12 बजे, आप सभी को पता है कि दोपहर के 12 बजे हमें कोई भी जो है वो सूर्य इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष, आप सभी को पता है कि यहाँ पे दृष्टि दोष में एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों का जब दोष होता है तो व्यक्ति, कई बार यहाँ से कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में दरअसल निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष में अगर बात करें तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में अगर बात करें तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दर्पण दिख रहा होगा, कई बार आप कंफ्यूजन में दर्पण मार देते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत होगा। याद रखेंगे, जब हम लेंस वगैरह का बात करते हैं वहाँ पे हम लेंस का प्रयोग करते हैं। जब देखने की बात करते हैं तो दर्पण वगैरह अलग कंसेप्ट है और लेंस का कंसेप्ट अलग है, इन दोनों में आपको जरूर ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर कई बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र की न्यूनतम या निकट दृष्टि जो है वो कह सकते हैं कि क्लियरली देखने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कई बार इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के सवाल भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को किसका लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दो दृष्टि दोष और भी याद रखना है आपको। एक तो है जरा दृष्टि दोष, एक है आपको जरा दृष्टि दोष, और दूसरा आता है, एक है जरा दृष्टि दोष और दूसरा आता है अबिंदुकता। ये भी आपको ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। एक के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुकता एक के लिए जो है वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है, यानी फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। घर में लगे फ्यूज जो होते हैं वो विद्युत का उष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे, यह इसका सही आंसर होगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। कई बार सवाल पूछा जाता है कि एक फ्यूज का जो वो कंसेप्ट किस तरह से होना चाहिए, उच्च तापमान, निम्न गलनांक, उच्च तापमान, निम्न गलनांक, उच्च तापमान, इस तरह से भी सवाल आपसे कई बार घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो प्रकाश का वेग जो आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य जब होता है तो शून्यावकाश काल में वेग जो होता है वो प्रकाश का शून्य स्थिति में कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। प्रकाश की अगर बात करें तो हर सेकेंड में 3 × 10⁸, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 × 10⁸, और इस तरह से आप जीरो देंगे तो 8 जीरो इस तरह से लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतना मीटर जो वो पर सेकेंड जो वो लगभग तय कर लेती है ये प्रकाश। आप समझ सकते हैं कि इसका स्पीड जो वो किस तरह का स्पीड होगा। इस तरह भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ साउंड का भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि साउंड का स्पीड जो है वो किस तरह से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है।
धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा या तो फिर धोने का सोडा कहा जाता है। वहीं खाने वाले सोडा को जो होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जबकि धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। इस तरह के सवाल जो वो अक्सर पूछे जाते हैं। या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड का ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि आइस जो जनरली अल्कोहल में जो प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल में जनरली जो प्रयोग किया जाता है आइस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ पौधे जो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, वहीं हम लोग श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यानी एक दूसरे का इंटरचेंज होता है। तो कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि पेड़ पौधे जो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जबकि मानव जो है वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे हमें छोड़ते हैं ऑक्सीजन वो हम ग्रहण करते हैं, जबकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं लगभग जो वो तेजाब मूल के ही रासायनिक तत्व है, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि रासायनिक उद्योग में जो कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड या अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। तो अम्लों का राजा या अम्लराज के नाम से भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप सभी को पता है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में इसका चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये जो है वो नेगेटिव तत्व है, याद रखेंगे। प्रोटॉन जो वो पॉजिटिव है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी आवेशहीन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अश्रु गैस का आपको याद रखना है कि क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस गैस को अश्रु गैस की तरह ही काम में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को भी अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है। तो अगर बात करें इसकी, तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो भी हवाई जहाज या रेल डिब्बे में पुर्जे जो काम में लिया जाता है वो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सही आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले ऑप्शन सी। एल्युमिनियम अगर पूछा जाए किसका एस्क है, तो बॉक्साइट आपको याद रखना है एल्युमिनियम का एस्क है। जबकि अगर बात करें तांबा का, तो तांबा का उपयोग जो है वो तड़ित चालक के लिए जो बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, इसमें जो है वो तांबा का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर बात करें पीतल, तो पीतल में आप सभी को पता है कि पीतल जो होता है, पीतल में तांबा और जस्ता, पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से ही पीतल बनता है। तो ये भी आपको कई बार इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि पीतल जो वो किसके मिश्रण से निर्मित होता है या बनता है। तो तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल का निर्माण किया जाता है। जबकि अगर बात करें लोहे की, तो लोहे के कुछ अयस्क आपको ध्यान में रखना है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। ये सभी जो वो लोहा का अयस्क है। कई बार आपसे पूछा जाता है सवाल, अगर आपको ध्यान रखना है इसको ट्रिक से, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, महल से और म से हो गया मैग्नेटाइट, ह से हो गया हेमेटाइट, ल से हो गया लिमोनाइट, स से हो गया सीडेराइट, जबकि एक और आपको याद रखना है आयरन पायराइट भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये सभी जो वो लोहे के अयस्क हैं। जबकि एल्युमिनियम का हमने बात किया, बॉक्साइट। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंत में जो भी रोग होते हैं उसके निदान के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जिसकी खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक्स किरण। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था।
तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया गया था वो खुराना के द्वारा किया गया था, जबकि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो वो ह्यूगो डीब्रीज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डीब्रीज ने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास की अगर बात करें तो इसे सबसे पहले लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लेमार्क के द्वारा। जबकि आइंस्टीन की अगर बात करें तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और E=mc² इसका कंसेप्ट जो वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन की अगर बात करें तो इन्होंने गति के 3 नियम बताए थे, गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो गति के नियम के बारे में इन्होंने बताया था। जबकि चार्ल्स डार्विन की अगर बात करें तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये सभी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका शायद आंसर पहले हम कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, इनमें से किसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करें रक्त वर्ग का सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करें तो ओ होगा, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या यानी सार्वत्रिक ग्राही की अगर बात करें तो ए बी इसका सही आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दाता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ओ। सार्वत्रिक दाता कहने का अर्थ है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को ब्लड जो है वो दे सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सभी के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है यानी सभी के ब्लड को ले सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन की अगर बात करें तो जब भी जीन में अगर बात करें तो एक्स वाई जब भी आता है तो वहाँ पे पुरुष की बात की जाती है, जबकि एक्स एक्स होता है तो वहाँ पे महिला यानी महिला की संभावना देखने को मिलता है। अगला सवाल अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश जब होता है तो उसी समय प्रकाश संश्लेषण होता है, और ऐसा तभी होगा जब दिन होगा। तो इसलिए याद रखेंगे केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको दिन में ही मिलेगा, रात में तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। बता दें कि पहले जो था वो प्रकाश जो वो सिर्फ तरंग के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विस्तारीकरण हुआ या विस्तृत हुआ तो बाद में पता चला कि प्रकाश जो वो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तो याद रखेंगे प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सूर्य के प्रकाश तो अगर पूछा जाए तो 8.3 मिनट होता है, जबकि अगर बात करें चंद्रमा के प्रकाश को तो उसमें लगभग 1.3 सेकेंड का लगभग लगता है, 1.3 सेकेंड के लगभग लगता है। तो यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश जो वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 सेकेंड में पहुंच जाता है। वहीं अगर बात करें सूर्य के प्रकाश की तो लगभग 8.3 मिनट का समय लग जाता है। वहीं अगर बात करें दूसरे सूर्य की यानी किसी दूसरे सूर्य की बात करें, जैसे अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह हो गया, ये सब की अगर बात करें तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष का समय जो वो लग जाता है। 4.2 प्रकाश वर्ष भी कई बार उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है एक वर्ष में। तो इसलिए याद रखेंगे 4.2 वर्ष यानी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष यानी 4.2 वर्ष लग जाता है जो सूर्य से लगभग। और दूसरा जो सामने सबसे ग्रह है तो उसका जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है वो लगभग 4.5 साल लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पृथ्वी से वो ग्रह जो वो की दूरी जो होगा वो कितना होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें प्रकाश वर्ष तो ये सभी जो वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष हो गया, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। और एक आपको याद रखना है पारसेक। ये 3 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इन तीनों से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से
इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है, इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, इसे पारसेक कहा जाता है। एक पारसेक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर होता है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर होता है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल छोटा यूनिट होता है, उससे बड़ा प्रकाश वर्ष और उससे बड़ा जो होता है वो पारसेक होता है। तो अगर कंसेप्ट कई बार इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल पारसेक सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा यूनिट जो होता है दूरी का वो पारसेक होता है। पारसेक के बाद होता है प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष के बाद जो होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। तो इस तरह का सवाल भी आपसे हो सकता है कि बना करके पूछ लिया जाए, तो इस तरह के भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग जो है वो वायु वेग अनुमानतः होता है तो 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अगर बात करें तो अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है वो जम जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का बिंदु जो होता है वो उबलने लगता है। जबकि न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो -373 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप को कहा जाता है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूनतम संभव ताप इसे कहते हैं। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम संभव ताप कितने होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को अगर बात करें, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1930 में दिया गया था। 1930 ईस्वी में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर सीवी रमन को। आगे चलते हैं, दूध उदाहरण है। तो दूध की अगर बात करें तो यह एक उदाहरण है इमल्सन का, जिसे पायस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे दूध जो वो इमल्सन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम, आपको ये कंसेप्ट कई बार यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली देखने को मिलता है। नैनो, पिको, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, इस तरह के कई बार सवाल पूछे जाते हैं। या एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, इस तरह से सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आइए इसके दो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से सारे सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। एक आपको याद रखना है AFPN म्यू MCD, इस तरह से याद रखना है। ए को बोला जाता है एटो, जिसका मान होता है 10 का पावर -18, फेमटो 10 का पावर -15, पिको 10 का पावर -12, नैनो होता है 10 का पावर -9, माइक्रो होता है 10 का पावर -6, मिली होता है 10 का पावर -3, सेंटी होता है 10 का पावर -2 और डेसी होता है, आप सभी को पता है 10 का पावर -1। ये हो गया एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि अगर बात करें पॉजिटिव वाले, एक होता है पॉजिटिव का मान, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। EPTGMKDA। ए से हो गया एटो, इसका मान होता है 10 का पावर 18, पिको 10 का पावर होता है 15, एक्सा, पेटा, टेरा होता है 10 का पावर 12, गीगा होता है 10 का पावर 9, मेगा होता है 10 का पावर 6, किलो होता है 10 का पावर 3, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है ना, तो ये आपको याद रखना 10 का पावर 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 10 का पावर 2 और डेका हो जाएगा 10, डेका क्योंकि 10 के बराबर होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, 10 का पावर 1। तो यहाँ से भी कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पिकोग्राम में था 10 का पावर -12, AFP एटो, फेमटो, पिको, तो पिको में क्या हो गया 10 का पावर -18, 10 का पावर -15 और 10 का पावर -12। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 10 का पावर -12 पिको का। अगला सवाल है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता बढ़ाना हो तो वैसे में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि स्टील की कठोरता बढ़ाई जा सके। तो इसमें क्या है कि अलग अलग कंसेप्ट लगाया जाता है। अगर स्टील की चमक बढ़ाना है तो उसके लिए
किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें अगर कहीं कठोरता बढ़ाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भारी बनाना है तो उसको उसमें किसको मिलाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें अलग अलग से पढ़ना है। क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन का यूज़ क्या होता है, मैंगनीज का यूज़, इस तरह से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि घरेलू एलपीजी के सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा जो है वो चोक हो जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग जो वो किया नहीं, इसलिए आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जो है वो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक एसिड, इसका याद रखेंगे। सिरका जो कि आप विनेगर कहा जाता है, विनेगर आप अक्सर चाउमीन खाते होंगे तो वहाँ पे एक पानी जैसा उसमें डाला जाता है जिसे विनेगर या तो फिर सिरका कहा जाता है, उसे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, इसका सही फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जबकि जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप आसानी से पता होगा सभी को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो बता दें कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों जो वो कार्बन के अपरूप हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिनमें कार्बन नहीं है। कार्बन सभी में है, ग्रेफाइट में भी है, हीरा में भी है और कोयला में भी है। ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है और गलत लोग करके आ जाते हैं, क्योंकि हीरा सबको पता होता है कि हीरा में कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन का सबसे मेन स्रोत हीरा जो है वो माना जाता है, इसलिए हीरा को टिक करके वो आ जाते हैं ऑप्शन ए, और बाद में ध्यान ही नहीं देते कि ग्रेफाइट और कोयला भी था। इसलिए याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन जो वो सब में है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आप सभी को पता है कि नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन। जबकि नाभिकीय विखंडन आप सभी को पता है कि परमाणु बम जो है वो कार्य करता है, परमाणु बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ये तैयार होता है। हाँ, आप ये यहाँ पे कई बार सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो इस तरह से सवाल आपको अगर पूछ दिया जाए तो हो सकता है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी नाभिकीय विखंडन जो होता है परमाणु बम पर, वो अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित कहने का अर्थ है कि वो जैसे हमने रिएक्शन करवाए, जैसे उसमें न्यूट्रॉनों की बौछार करवाते हैं तो एक न्यूट्रॉन से 3 बनता है, फिर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो वो ये भी 3 टूट गया, फिर यहाँ से ये भी तीन रूप में टूट गया। इस तरह से सवाल जो है वो अलग अलग टूटता जाता है। तो इसका विस्तार जो वो नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रित होता है, जिसके कारण से ये अचानक से बहुत बड़ा एक लंबा चेन बना लेता है और वो अचानक विस्फोट होता है, जिसके कारण से भारी क्षति देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, इसका जो वो आंसर होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जबकि वहीं अगर बात करें नाभिकीय रिएक्टर जो बनता है, वो उसमें जो होता है वो नियंत्रित होता है वो। तो याद रखेंगे, वो जो होता है वो नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर जिसको एनरिको फर्मी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, नाभिकीय रिएक्टर को। तो ये दोनों में आपको ध्यान रखना है, दोनों को याद रखना है, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय विखंडन। जबकि नाभिकीय संलयन तो हाइड्रोजन बम हमने बात कर लिया। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका प्रचुर स्रोत जो है वो आंवला को माना जाता है। वहीं अगर बात करें थायमिन की, तो थायमिन जो है वो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल अगर बात करें तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि नींबू में क्या होता है, इमली में क्या होता है, इस तरह से सवाल सेव में क्या होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह के सवाल भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो अगर बात करें, और साथ ही साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा, विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की खोज किसके द्वारा किया गया था? विटामिन बी, इसका भी मैकुलन के द्वारा खोज किया गया था।
विटामिन बी का मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी का खोज जो किया गया था वो हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, जबकि विटामिन डी का खोज हॉलकट के द्वारा किया गया था। इस तरह से आपको याद रखना है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल, जिसके कारण से ये जो होता है वो रतौंधी होता है, और इसके लिए प्रचुर स्रोत गाजर को माना जाता है। जबकि विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत अगर पूछा जाए तो आंवला है, जिसको विटामिन सी की कमी हो जाता है, जिसके स्कर्वी जैसा रोग देखने को मिलता है, जो मसूड़ों से ब्लड आता है उसको स्कर्वी कहा जाता है। ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। जबकि विटामिन डी, इससे जो होता है वो बच्चों में रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में ओस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी देखने को मिलता है, जो हड्डी कमजोर हो जाता है। इसलिए सभी को सलाह दिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो वो लेना चाहिए। साथ ही साथ मछली के यकृत में यानी कॉड लिवर में भी विटामिन डी का प्रचुर स्रोत मात्रा देखने को मिलता है। विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो हॉलकट के द्वारा। विटामिन सी का हॉपकिंस के द्वारा। ए और बी का खोज मैकुलन के द्वारा। जबकि सिर्फ विटामिन पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन ई का अगर बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन, विटामिन बी1 को अगर बात करें तो थायमिन, बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को नियासिन, बी5 को पेंटाथोनिक, बी6 को पायरिडॉक्सिन, बी7 को बायोटिन, बी9 को फॉलिक एसिड और बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जिसमें कोबाल्ट देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, दरअसल ये लोहा का अयस्क पूछा जा रहा है। तो हमने इसके पहले ही बात किया था महल से। तो म से हो गया मैग्नेटाइट, ह से हो गया हेमेटाइट, ल से हो गया लिमोनाइट, स से हो गया सीडेराइट और एक होता है आयरन पायराइट। तो याद रखेंगे यह जो है वो हेमेटाइट जो वो लोहा का अयस्क है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा। जबकि मोनाजाइट या थोरियम का अयस्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य जो होता है वो किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है इस रूप में। अगला सवाल है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर किसी भी लेंस की शक्ति का +2 डायोप्टर हो, यानी जब भी डायोप्टर प्लस में होगा तो उसके सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस जो होगा, इसकी फोकस दूरी जो होगा वो बढ़ेगा। जबकि अगर इसमें लेंस की शक्ति घटेगा तो इसमें जो है वो दूरी जो होता है वो कम होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे +4 होता है तो इसमें क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। जैसे +2 अगर करेंगे तो इसमें दूरी जो होगा 50 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो ये आपका आज का लास्ट सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। 0 से 1 इकाई, 10 इकाई या फिर 100 इकाई। इसका सही आंसर आप कमेंट करके कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जहाँ पे इसमें लगता है कि अगर इस तरह से और सुधार किया जा सकता है, आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम इसमें क्या परिवर्तन करें जिससे वीडियो आपको थोड़ा सा और भी हेल्पफुल हो सके। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो हम और भी लेकर आते रहें। आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।